वी आर ऑन द रिवीजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 5। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, रेगुलेटरी एंड ऑल। सो चलिए फटाफट से हम लोग इसके रिवीजन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। आई जस्ट ओपन अप द नोट्स। ये रहे आपके सामने नोट्स। सबसे फर्स्ट पार्ट है बेसिक। बेसिक में हमको दो करना है, व्हाट आर द बेसिक बैंकिंग सर्विसेज एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन द सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ। बेसिकली जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है वो बैंक्स इस्तेमाल करती है एज अ प्राइमरी सॉफ्टवेयर। सारी की सारी बैंक्स इंडिया में आज सीबीएस पे शिफ्ट हो चुकी है। अगर मैं एसबीआई का एग्जांपल लूँ तो पूरे इंडिया में उनके 24,000 प्लस ब्रांचेस है और लाखों करोड़ों कस्टमर है। तो इतना सारा डेटाबेस अगर आप सेंट्रली मैनेज करना चाहते हो, एक ही हेड ऑफिस है और सारी की सारी ब्रांचेस अगर एक ही सिस्टम पे आप चलाना चाहते हो, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है उसका नाम है सीबीएस। सो बेसिकली सीबीएस इज ऑल्सो एन ईआरपी बट इट इज स्पेशली मेड फॉर बैंक्स, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। है तो वो ईआरपी, जैसे चैप्टर 2 में हमने देखा था कि इन केस ऑफ ईआरपी क्या होता है, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसी लॉजिक से आपके बैंकिंग में भी क्या होता है, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं सीबीएस में आपके नीड के हिसाब से, राइट। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग को देखना है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले दो तो इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बैंक का बेसिक बिजनेस ही है कि लोगों से डिपॉजिट लेना और उनको एडवांसेस देना, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट सर्विस है हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रेमिटेंसेस का मतलब होता है पेमेंट्स। रेमिटेंसेस का मतलब होता है पेमेंट्स। तो बेसिकली बैंक जो है वो पेमेंट की सर्विस भी कई बार देती है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट है, चेक है एंड सो ऑन। इन केस ऑफ अर्लियर, मतलब पहले के ज़माने में अगर आपको किसी को फॉरेन पेमेंट भेजना होता था या विद इन कंट्री दूर के किसी रिश्तेदार को पेमेंट भेजना था तो आप बैंक के थ्रू उसको भेज सकते थे। आज की दुनिया में ये सर्विस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है बिकॉज आप लोग के पास ऑनलाइन बैंकिंग अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कलेक्शन। जैसे बैंक रेमिटेंस का सर्विस देता है उसी तरीके से बैंक कलेक्शन का भी सर्विस देता है। बिल्स ऑफ, आपने वो ये तो पढ़ा ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा सर, आप बिल ऑफ एक्सचेंज को जाके बैंक से डिस्काउंट कर सकते हो, बैंक आपको रेमिटेंस दे देगा और फिर उसके बाद बैंक को पेमेंट आएगा पेयर से। तो ये कुछ कलेक्शन वाली सर्विसेज होती है बैंक की। नेक्स्ट वी कम टू द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिंग। सर क्लियरिंग क्या होता है, दो बैंकों के बीच में जब सेटलमेंट होना है तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ सेटलमेंट नहीं करते, दे डू इट थ्रू अ क्लियरिंग हाउस। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने मुझे अपने फीस का चेक दिया, आपकी बैंक है एसबीआई बैंक, मेरी बैंक है एक्सिस बैंक, तो मैं आपके फीस का एसबीआई वाला चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करूंगा। तो इन शॉर्ट मेरे एक्सिस बैंक को आपके एसबीआई बैंक से पेमेंट लेना है, बट अब मैं अकेला तो कस्टमर नहीं हूँ एक्सिस बैंक का। ऐसे एक दिन में एक्सिस बैंक के पास बहुत सारे चेक्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट डे क्लियरिंग सिस्टम में डालते हैं। तो ये जो सारे चेक्स है ये एक स्पेसिफिक क्लियरिंग एंटिटी, एक क्लियरिंग हाउस के पास जाएंगे और उस क्लियरिंग हाउस का काम होता है जो 2-3 अलग अलग बैंक है उनमें जो इंटरनल ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट है उसको नेट ऑफ करना, और फिर जो भी नेट अमाउंट है वो एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट करेगा या रिसीव करेगा, वॉट एवर में बी द केस, राइट। सो ये होता है क्लियरिंग सिस्टम्स इन बैंक। नेक्स्ट आपके पास है दो टाइप के इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, दैट इज कॉल्ड एज द ईसीएस क्रेडिट एंड द ईसीएस डेबिट। मैं आपको बता दूं बेसिकली जो ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट है वो वाली जो सर्विस है वो इस्तेमाल करते हैं बड़े कॉर्पोरेट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ईसीएस क्रेडिट एंड व्हाट इज ईसीएस डेबिट। ईसीएस क्रेडिट का मतलब होता है जब आपको लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को पेमेंट करना है, लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है किसी एंटिटी को, तो वो अपने बैंक से जो सर्विस लेगा उसको बोलेंगे ईसीएस क्रेडिट। टू बी वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे, जब किसी कॉर्पोरेट को, जब किसी कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो उसको क्या करना है, अपने अकाउंट को डेबिट लगाना है और मल्टीपल शेयर होल्डर के अकाउंट को क्रेडिट देना है। तो उस टाइम पे वो जो कॉर्पोरेट है वो जो सर्विस अवेल करेगा बैंक से उसको हम लोग बोलेंगे ईसीएस क्रेडिट, और यस इसके लिए बैंक अच्छा खासा चार्ज भी करता है। नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीएस डेबिट। सर ईसीएस डेबिट क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ ईसीएस क्रेडिट। ईसीएस क्रेडिट में क्या हो रहा था, मल्टीपल बैंक अकाउंट को क्रेडिट दे रहे थे, ईसीएस डेबिट में क्या होगा, मल्टीपल बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट लगाएंगे। सर लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ म्यूचुअल फंड, जहां पे म्यूचुअल फंड या फिर ले लो इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करता है, तो अगर उसने ऑटो डेबिट का ऑप्शन अपने पॉलिसी होल्डर्स को दिया है तो उसको क्या करना है, लेट अस से फॉर एग्जांपल एलआईसी, उसके लाखों करोड़ों कस्टमर है जो उनसे वो मंथली या ईयरली जो भी ऑप्शन है प्रीमियम ऑटो डेबिट हो जाता है पॉलिसी होल्डर के अकाउंट से। तो मल्टीपल अकाउंट से डेबिट होना और हमारे अकाउंट को क्रेडिट होना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईसीएस डेबिट।
तो ऐसी वाली जो कॉर्पोरेट सर्विस बैंक देता है कॉर्पोरेट्स को, इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ईसीएस डेबिट एंड ईसीएस क्रेडिट। सर ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी सर्विस बैंक देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है सर? बेसिकली जब भी कोई इंपोर्टर को फॉरेन के लोगों के साथ वो कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो इन दैट केस जो फॉरेन का बंदा है जो उसको माल भेजने वाला है अपने इंडियन इंपोर्टर को, तो फॉरेन का बंदा उससे पेमेंट की गारंटी मांगता है। बिकॉज लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई तो ट्रांजैक्शन किया, मैं उनसे कोई माल इंपोर्ट करने वाला हूँ। अब उन्होंने मुझे बोला कि रचिंद्र सर आप पेमेंट कर दीजिए। मैंने बोला कि आप पहले माल को भेजिए फिर मैं पेमेंट कर दूंगा। ट्रांजैक्शन की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसे होता है, पहले आपको डिलीवरी मिलेगी फिर पैसा जाएगा नॉर्मली। देन इन दैट केस डोनाल्ड ट्रंप विल से दैट यू आर एन इंडियन, हम आप पे भरोसा कैसे करें, हमको आपसे कुछ तो पेमेंट की गारंटी, कुछ तो श्योरिटी चाहिए। देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा, अपने एक्सिस बैंक के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि एक्सिस बैंक डोनाल्ड ट्रंप को तुम एक क्या करो, भरोसे का लेटर दे दो। उसको हम लोग बोलेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी, कि मैं मतलब बैंक क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को लिख के देगा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन केस रचिंद्र सर डज नॉट मेक द पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months, द जो भी है हमारा ट्रांजैक्शन, तो उस केस में बैंक विल मेक द पेमेंट टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो अब इससे क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ अगर रचिंद्र सर ने पेमेंट नहीं किया तो भाई उनकी बैंक जो है वो पेमेंट करेगी, एंड ही वुड बी श्योर्ड कि ट्रांजैक्शन का पेमेंट आने वाला है। तो फिर इन दैट केस क्या होगा कि वो मुझे आराम से माल जो है वो भेज देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी। नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब इसको क्या ही रिपीट करना, अब जानते हो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन जो बैंक आपको देता है विथ अ स्पेसिफाइड लिमिट। तो उस लिमिट में आपको मंथली एक्सपेंडिचर करना होता है, और जब उसकी पेमेंट ड्यू डेट आएगी, जो भी एक्सपेंडिचर आपने कर रखा है वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है, पेनल्टी भी चार्ज करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक। डेबिट कार्ड, सारे के सारे एटीएम कार्ड्स क्या है, डेबिट कार्ड। एटीएम कार्ड में ये और क्रेडिट कार्ड में ये एक डिफरेंस है कि इन केस ऑफ एटीएम कार्ड आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी है, तभी आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो। बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, इसके नाम में लिखा हुआ है ना शॉर्ट टर्म लोन, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी आप क्या करो, उस पैसे को यूज करो, बाद में बैंक को उसको लौटा देना। अदर बैंकिंग सर्विसेज, सम टाइप ऑफ अदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज, बैक ऑपरेशंस। आप इमेजिन करना एसबीआई की 24,000 प्लस ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, तो इन सारी ब्रांचेस का एसेट मैनेजमेंट, इन सारी ब्रांचेस का रिस्क मैनेजमेंट, इन सारी ब्रांचेस का आपस में कोऑर्डिनेशन, बैंक के अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट, ये सारा क्या है, बैक ऑफिस ऑपरेशन। तो कभी कभी बैंक बैक ऑफिस ऑपरेशन की सर्विस दूसरे एंटिटीज को भी प्रोवाइड कर सकती है। रिटेल बैंकिंग, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग इज फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग इज फॉर बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज। मतलब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो रिलायंस कॉर्पोरेशन की जो बैंक है, उनको जो वो सर्विस देती पूरे रिलायंस ग्रुप को, दैट वुड बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग। बट अगर मेरी एक्सिस बैंक जो मुझे सर्विस दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज द रिटेल बैंकिंग ऑन 1-to-1 बेसिस और फ्रंट ऑफिस ऑफ द बैंक। नेक्स्ट कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मतलब जो फॉरेन रिटर्न होते हैं, उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को बैंक जो है वो स्पेशल टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मतलब उनको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बैंक खुद उनको होम जो है वो होम डिलीवरी के सर्विसेज देता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की। रिस्क मैनेजमेंट, बैंक का एक और जॉब होता है रिस्क मैनेजमेंट करना, क्योंकि बैंक भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बट उसका नाम है ना लिमिटेड, तो कंपनीज एक्ट भी आ गया। तो बेसिकली बैंक का भी अपना P&L बैलेंस शीट बनेगा, तो बैंक भी इन्वेस्टमेंट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है, ये इसका जो रिस्क मैनेजमेंट का काम है वो भी बैंक हमेशा ही आपके लिए करता है, आपके लिए मतलब खुद के लिए, एंड सो ऑन। स्पेशलाइज सर्विसेज, जैसे बैंक इंश्योरेंस का बिजनेस भी करता है। एग्जाम्पल आपके ले लूँ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये सब क्या है, बैंकिंग का इंश्योरेंस का बिजनेस। सम बैंक ऑल्सो एक्ट एज क्लियरिंग हाउस। अभी हमने ऊपर सर्विसेज में देखा कि क्लियरिंग हाउस क्या होता है, तो कभी कभी बैंक एज अ क्लियरिंग हाउस भी काम करता है। नेक्स्ट, बैंक कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रोकर ऑन द स्टॉक मार्केट, जैसे आपने नाम सुना होगा एंजल ब्रोकिंग एंड सो ऑन। तो आप बैंक में जाके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो और वहां से शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको एग्जांपल दे दूं, HDFC सिक्योरिटीज इज अ सिस्टर कंसर्न ऑफ HDFC बैंक,
विच इज अ ब्रोकर ऑन स्टॉक मार्केट। तो वहां पे आप जाके अपना डीमैट अकाउंट को ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कुछ इस हिसाब से भी सर्विसेज बैंक आपको देता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से कमेंट करके बताना दैट यू आर विथ मी, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है बेसिक्स में, दैट इज की मॉड्यूल्स इन द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल सा पार्ट है। बैक ऑफिस, बैक ऑफिस अभी जैसे मैंने बोला आपको कि सीबीएस जो है वो एक टाइप का ईआरपी है। सीबीएस इज नथिंग बट अनदर ईआरपी। तो बेसिकली जैसे ईआरपी में होते हैं ना अलग अलग मॉड्यूल्स बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से, उसी लॉजिक से आपके सीबीएस में भी अलग अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे हमको मॉड्यूल्स देखना है, मतलब कौन से टाइप के अलग अलग सिस्टम्स, सर्विसेज, क्या क्या अवेलेबल है सीबीएस में, उसका एक ब्रीफ यहाँ पे बैकग्राउंड आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे बैक ऑफिस की। मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा ब्रांच बैंक का लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, तो एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेशन, टोटल ब्रांचेस में जो कैश अवेलेबल है उसका मैनेजमेंट, बैंक का अपना जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसका मैनेजमेंट, हेड ऑफिस का ब्रांचेस के साथ कोऑर्डिनेशन, ये सारा काम है आपके बैक ऑफिस वर्क का। तो बैक ऑफिस के लिए एक अलग से मॉड्यूल होता है आपके सीबीएस में। नेक्स्ट, डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस का बेसिकली डिटेल डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था जब हमने उसकी रिवीजन करी थी, डेटा के रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली डेटा वेयरहाउस क्या होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो बैंक सीबीएस इसी के लिए जाना जाता है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो उसका जो डेटा है सारे की सारे ब्रांचेस का एक साथ कहाँ होता है, सेंट्रल ऑफिस में। मतलब अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो उनका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे, बॉम्बे में। तो पूरे जो 24,000 ब्रांचेस है जहाँ कहीं भी जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है, छोटा से छोटा एटीएम पे भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसका डेटा कहाँ अपडेटेड होगा, सेंट्रल ऑफिस के सेंट्रल सर्वर पे। उसको हम लोग बोलेंगे डेटा वेयरहाउस। क्रेडिट कार्ड सिस्टम। क्रेडिट कार्ड इज एक्चुअली वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ बैंकिंग बिजनेस। तो उसके लिए सीबीएस में एक अलग से मॉड्यूल होता है। अभी क्रेडिट कार्ड क्या होता है मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड की बेसिकली एक स्पेंडिंग लिमिट होती है। जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल हूँ तो मेरे पास जो एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है उसकी स्पेंडिंग लिमिट 5 लाख है। तो इन अ मंथ आई कैन स्पेंड एन अमाउंट अप टू द ट्यून ऑफ ₹5 लाख। आफ्टर दैट उसके बाद एक पेमेंट साइकिल आता है। तो जो भी मैंने एक्सपेंडिचर मंथ में किया है उसका मुझे रीपेमेंट किसको करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड को वापस करना पड़ेगा या बैंक को वापस करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कस्टमर बहुत होते हैं एंड इट इज अ पॉपुलर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन बीइंग अवेल्ड बाय मेनी कस्टमर्स, तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट मॉड्यूल होता है आपके सीबीएस में। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हैज एक्चुअली चेंज द वे पीपल विड्रॉ कैश एंड डिपॉजिट कैश इन द बैंक्स। तो एटीएम के लिए एक अलग से सर्वर मेंटेन होता है। हम जब चैप्टर में आगे जाने वाले, वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वर्स इन द बैंक, वहाँ पे एटीएम सर्वर अलग से मशीन है। तो एटीएम के मैनेजमेंट के लिए एक अलग से मॉड्यूल होता है आपके सीबीएस में। सारे एटीएम में अभी बैलेंस कितना है पैसे का, कौन से एटीएम में जो है वो कैश खत्म हो चुकी है, कौन सा ऐसा एटीएम है जो बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ से विड्रॉ होता है तो उसको हमेशा उसमें कैश भर के रखनी चाहिए। ये सारी मैनेजमेंट, सारी इंफॉर्मेशन एक उसके लिए सेपरेट मॉड्यूल वहाँ पे दिया हुआ है। सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर सर, सेंट्रल सर्वर क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ मशीन जिसको सारे के सारे आपके बैंक के ब्रांचेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं। जब तक ये मशीन चालू नहीं होगी बैंक के ब्रांचेस का ऑपरेशन चालू नहीं होगा। तो बेसिकली वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल एज EOD and BOD. BOD stands for beginning of day and EOD stands for end of day. नॉर्मली बैंक का वर्किंग आवर क्या होता है? मॉर्निंग 10 to इवनिंग 5। तो जब कभी भी बैंक का वर्किंग आवर स्टार्ट होता है तो बेसिकली बैंक का जो हेड ऑफिस है, हमारे एग्जांपल में SBI, उसके जो हेड ऑफिस का सर्वर में वो जब सर्वर स्टार्ट होता है तभी उसकी सारी ब्रांचेस जो है उसका डेटा जो है वो स्टार्ट हो जाता है दिखना, और उसको हम लोग बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द डे। एंड व्हाट इज एंड ऑफ द डे? जब बैंक का वर्किंग आवर खत्म हो जाता है तो उस केस में जो सेंट्रल सर्वर है बैंक के हेड ऑफिस पे, उसको वो लोग शट डाउन कर देते हैं। मतलब नॉट शट डाउन कर देते हैं, बैंक के ऑपरेशंस के लिए उसको वहां से बैन कर देते हैं ताकि बैंकिंग आवर्स के बाद कोई भी बैंक में अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन ना हो। तो सारा के सारा सेंट्रल कंट्रोल एक ही मशीन से होता है एंड इट इज दैट मशीन वेयर जहाँ पे आपके सीबीएस का सर्वर, आपके सीबीएस का सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल सर्वर। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड फोन बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग तो आप जानते हो, NEFT, RTGS, फंड्स ट्रांसफर, IMPS, ये सारों के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल होता है। तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक सेपरेट मशीन होती है। मोबाइल बैंकिंग,
मोबाइल बैंकिंग का आंसर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके आपके पास जो भी स्मार्ट एप्लीकेशन है बैंकिंग के, वहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हो, ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ मोबाइल बैंकिंग। एंड सर व्हाट इज फोन बैंकिंग? बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने आप को ऑथोराइज्ड कस्टमर आइडेंटिफाई करवाने के बाद आप बैंकिंग के ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दे सकते हो, जैसे स्टेटमेंट मंगवा सकते हो। वही सारी सर्विसेज जो ऊपर कर सकते हो वही फोन बैंकिंग में कर सकते हो। अगर आज के वर्ल्ड की बात करो तो द मोर पॉपुलर इज इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल एप्लीकेशन से बैंकिंग, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे नॉलेज है। ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग की सर क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बिकॉज मैंने बताया ना आपको, ब्रांचेस अलग से जो है वो पूरे सेंट्रल उसके हेड ऑफिस से कनेक्टेड होती है। तो जैसे आप सीखते हो ना ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट, एचओ के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, तो ऐसा इंटर जो है अपने ब्रांचेस के बीच में जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है, नॉट ओनली ऑफ द मनी बट ऑल्सो ऑफ अदर थिंग्स, उसके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल है, उसका क्या नाम है? ब्रांच बैंकिंग। उसके कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पे दिए हुए। एग्जामिनेशन के एंगल से एलिजिबल फॉर सेपरेट 4 मार्क्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के एंगल से सेपरेट 4 मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सो ब्रांच बैंकिंग में देखो क्या क्या आता है। क्रिएटिंग मैनुअल डॉक्यूमेंट्स कैप्चरिंग डेटा रिक्वायर्ड फॉर इनपुट इनटू द सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली लेट अस से फॉर एग्जांपल कि दिल्ली में कोई एसबीआई का ब्रांच है, वहाँ पे कोई एक नया कस्टमर जो है वो आया है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेगा। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे सर? केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये बैंक जो दिल्ली का ब्रांच है वो उसको स्कैन करके अपलोड करेगा। अपलोड किधर करेगा? सेंट्रल सर्वर पे। तो वो इमेज कैप्चरिंग वाला मशीनरी वहाँ पे होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ब्रांच मॉड्यूल। इंटरनल ऑथोराइजेशन, ब्रांच मैनेजर जो होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेड ऑफिस, ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक हैज सर्टन लोन सैंक्शनिंग पावर्स। जैसे लेटस से कि मैं दिल्ली के ब्रांच का मैनेजर हूँ, वहाँ पे अगर मेरे पास 100 करोड़ लोन सैंक्शन करने की पावर है, ठीक है, तो अगर कोई बोरोवर 150 करोड़ का लोन मांगने अगर मेरे पास आता है, तो इन दैट केस आई डू नॉट हैव द पावर टू सैंक्शन दैट मच लोन। तो मैं क्या करूंगा, इसका ऑथोराइजेशन मुझे हेड ऑफिस से लेना पड़ेगा। तो वो ऑथोराइजेशन का जो मैकेनिज्म है, इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्रांच बैंकिंग। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। बिगनिंग ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे क्या होता है? रिव्यूइंग रिपोर्ट्स फॉर कंट्रोल एंड एरर करेक्शन। एक हेड ऑफिस अपने बैंक पे कंट्रोल, अपनी ब्रांच पे कंट्रोल कैसा रखेगा? कंटिन्यूस बेसिस पे रिपोर्टिंग होती है। कैश कितनी है, एक ब्रांच ने बिजनेस कैसा किया है, एक स्पेसिफिक ब्रांच प्रॉफिट में है कि लॉस में है, फिर उसके हिसाब से उस ब्रांच को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एंड ऑल्सो ब्रांच में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको सैलरी हेड ऑफिस से जानी है, बट उनकी लीव मैनेजमेंट, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ ब्रांच के इस ब्रांच बैंकिंग मॉड्यूल में आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली पूरी की पूरी ब्रांच जो है, आई मीन पूरा की पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है, एक ब्रांच, एक बैंक अपने सेंट्रल ऑफिस में बैठ के पूरे ब्रांचेस को मैनेज करती है। भले ही वो ब्रांचेस अपना इंडिविजुअल बिजनेस करती है, बट उनको सपोर्ट पीछे से कौन करता है? सीबीएस का पावरफुल सॉफ्टवेयर। तो ये थे कुछ उसके इंपॉर्टेंट से मॉड्यूल्स रिलेटेड टू योर सीबीएस। तो चलिए हम लोग आपके चार्ट्स पे जाएंगे वापस से। तो ये वाला जो है वो बेसिक पार्ट यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता है। नाउ वी विल गो टू सम टेक्निकल पार्ट, दैट इज ब्रांच जो सीबीएस है उसका टेक्निकल आईटी एनवायरनमेंट कैसा है। तो इसके लिए वी हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, आई मीन अ सेपरेट चार्ट ऑल टुगेदर। सीबीएस का आर्किटेक्चर कैसे होता है, कोर फीचर्स ऑफ द सीबीएस, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस, टेक कंपोनेंट्स, फिर उसमें हाउ डज अ सीबीएस वर्क, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर इस पार्ट से कुछ है, सो दैट इज द सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वर्स मेंटेन इन द बैंकिंग सिस्टम। सर बैंक में सर्वर की क्यों जरूरत है? बैंक का बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना बेटा, कि उसका जो अलग अलग टाइप की सर्विसेज है, जैसे बात कर लो एटीएम की सर्विस है, कैश विड्रॉल की सर्विस है, उसके बाद में ब्रांच बैंकिंग की सर्विस की मैंने बात करी, तो ऑलमोस्ट हर चीज के लिए आपको एक अलग से सर्वर की जरूरत होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेट मी जस्ट ओपन अप सम थिंग्स एंड देन वी कैन गो अहेड। करेक्ट। सो वी नाउ गो टू द फर्स्ट पार्ट, द सीबीएस आर्किटेक्चर। तो चलिए वापस से हम लोग नोट्स पे जाएंगे। ये रिस्क वाले पार्ट को बाद में कवर करेंगे, पहले हम आर्किटेक्चर पे जाएंगे। बेसिक बैंकिंग की जो आईटी एनवायरनमेंट है उसको समझेंगे, तब हमको जो है वो पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। सो वी आर ऑन द पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस। ठीक है,
सीबीएस आर्किटेक्चर, इसका मतलब कुछ बेसिक फीचर होते हैं जो हर सीबीएस में इनबिल्ट होते हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल दे दूं तो सीबीएस एक कॉन्सेप्ट है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, उसमें बहुत सारे कंपनी ने अपने ब्रांड के सीबीएस प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। मतलब अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो उन्होंने जो सीबीएस बैंकों के लिए बनाया है उसका नाम है फिनैकल। अगर मैं बात करूं टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस कंपनी ने जो बैंकों के लिए सीबीएस बनाया है उसका नाम है बैंक्स लिंक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बेसिकली सीबीएस एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके अलग अलग आईटी कंपनीज बैंकिंग के लिए अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर के आती है। तो ये जो सारे टाइप के सीबीएस है उन सब में कुछ कॉमन बिल्ट इन फीचर होते हैं, वो कौन से होते हैं उसका नॉलेज यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन फ्लो, ब्रांचेस से इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस पे कैसे फ्लो होगी, हेड ऑफिस से कैसे डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इसका डिटेल लिंक उस सीबीएस में, हर सीबीएस में होता है। कस्टमर सेंट्रिक, सीबीएस इसीलिए आया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाए। जैसे अगर आपकी ब्रांच आपकी सिटी में, जहाँ पे भी आपने ब्रांच अपने अकाउंट ओपन किया है और आप किसी दूसरे सिटी में जाते हो, वहाँ से अभी आप एटीएम से कैश विड्रॉ करोगे तो आपके अकाउंट में इफेक्ट जाएगा। ये हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सीबीएस। तो बहुत सारी कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज भी सीबीएस में मौजूद होती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्योंकि आप बैंक का बिजनेस कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यू हैव टू फॉलो आरबीआई का एक्ट। तो जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस के रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो वाले फीचर भी आपके सीबीएस में मौजूद होते हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है, सारा कुछ सेंट्रल है, तो जो रिसोर्सेस इस्तेमाल होते हैं बैंक में वो सारे के सारे ऑप्टिमम हो जाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे जो आईटी की इन्वेस्टमेंट करी है वो पूरी की पूरी पैसा वसूल उसमें से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, और वी कैन से बाय द यूज ऑफ सीबीएस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस। तो चलिए यहाँ से कुछ कोर मेन इंपॉर्टेंट जो फीचर है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। सर ऑनलाइन और रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे ही आप इनपुट देते हो इमीडिएटली सिस्टम जो है वो इसको प्रोसेस कर लेता है। सो प्रोसेसिंग में और इनपुट में कोई टाइम गैप नहीं। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे ही इनपुट गया इमीडिएटली प्रोसेसिंग हो जाती है, तो इनपुट में और प्रोसेस में कोई टाइम गैप नहीं। तो ऑनलाइन में और रियल टाइम में डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग में इनपुट मैन्युअली आपको देना पड़ेगा, रियल टाइम में सिस्टम ऑटोमेटिकली इनपुट ले लेगा। तो दोनों टाइप की प्रोसेसिंग आपके पास बैंकिंग में अवेलेबल है। सर रियल टाइम प्रोसेसिंग का कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या? तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। एट द ईयर एंड बैंक का सीबीएस ऑटोमेटिकली जो आपके एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास कर देता है। सो ये कोई रियल टाइम प्रोसेसिंग। और ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होती है? सर आप नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो इमीडिएटली फंड्स ट्रांसफर होते हैं या जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो पूरी वहाँ पे होती है, तो आप इनपुट देते हो तो प्रोसेसिंग होती है। तो ऑनलाइन भी है और रियल टाइम भी है, राइट। नेक्स्ट, ऑल द डेटाबेस आर अपडेटेड साइमल्टेनियसली। सर इसका क्या मतलब है? क्योंकि सारे के सारे ब्रांचेस सीबीएस से कनेक्टेड है तो सारे के सारे डेटाबेस साइमल्टेनियसली अपडेटेड हो जाते हैं, बिकॉज यही तो मेन फीचर है सीबीएस का। अगर सेंट्रलाइजेशन नहीं है तो मजा नहीं आएगा बैंकिंग में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेंट्रलाइज ऑपरेशन इज अनदर टाइप ऑफ व्हाट यू कैन से कोर फीचर ऑफ सीबीएस। नेक्स्ट है रिमोट इंटरैक्शन विद द कस्टमर। कुछ इंपॉर्टेंट की हम लोग बात करेंगे, सारे ही हम लोग रिवीजन में कवर नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं कवर कर रहा हूँ। रिमोट इंटरैक्शन विद द कस्टमर मतलब अब बैंक में बैंकिंग की सर्विस अवेल करने के लिए कस्टमर को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी वो बहुत सारी सर्विसेज को अवेल कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रिलायंस ऑन ट्रांजैक्शन बैलेंसिंग। चलिए कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सेंट्रलाइज ऑपरेशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली। सेपरेट हायरार्की फॉर बिजनेस एंड ऑपरेशन। इन केस ऑफ बैंक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स अलग होती है एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर की पावर जो है वो अलग होती है। सर वाई? बिकॉज हम चाहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ताकि जो सारी की सारी चीजें वो स्मूथली चलती रहें। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसके लिए अलग अलग से मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड्स होते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का अलग होता है और नॉर्मल एडमिन जो ऑफिसर होता है उसका अलग होता है। देन वी हैव सम अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक दिस। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सर व्हाट आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? जैसे बैंक का बिजनेस जो है वो देना है लोगों को लोन देना,
तो बेसिकली जो अलग अलग टाइप के लोन है, जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस के रिलेटेड कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, इस पे बैंक ने अपने अलग अलग इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर रखे। तो ये स्पेसिफाई होते हैं हेड ऑफिस से। तो ये क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली प्रोग्राम कर देते हैं आपके सीबीएस में। तो जब कभी भी कोई बैंक की ब्रांच नया लोन देती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है उसमें ब्रांच मैनेजर को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीबीएस जो है वो ऑटोमेटिक रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से कैलकुलेट कर लेगा। तो ये होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एक और एग्जांपल, जब ईएमआई पेमेंट ड्यू होता है कस्टमर का, तो सीबीएस क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको एसएमएस देगा, क्या कि भैया आपका जो है ये इतना ईएमआई पेमेंट ड्यू है। तो ये जो एसएमएस शूट करने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, डेली, हाफ ईयरली एंड एनुअल क्लोजिंग। क्योंकि बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में है तो उसको बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को लेकर के। इवन द ब्रांचेस हैव टू सेटल डाउन देयर ट्रांजैक्शंस विद द हेड ऑफिस। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा, डेली क्लोजिंग, हाफ ईयरली क्लोजिंग और एनुअल क्लोजिंग। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये थे आपके सीबीएस के कोर फीचर्स। फीचर्स मतलब इनके और 3 नाम कौन से, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। अगर ये 3 और वर्ड इस्तेमाल होंगे, स्टिल द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल नॉट चेंज। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर है ना, इसको आपको सेपरेटली रीड करने की जरूरत नहीं है। मेजर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या चीजें जो है वो बैंकिंग में आती है। तो बेसिकली बैंक जो कुछ भी करता है ना वो सारा की सारा इज अ कंपोनेंट ऑफ सीबीएस। चलिए आपसे कुछ चर्चा करके आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे बैंक का काम है लोगों से डिपॉजिट लेना, तो देखिए अकाउंट को ओपन करना और डिपॉजिट लेना इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीबीएस। लोन डिसबर्समेंट, ईएमआई कलेक्शन इज अनदर कंपोनेंट ऑफ सीबीएस। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज अनदर कंपोनेंट ऑफ सीबीएस। उसके बाद कैश क्रेडिट देना, ओवरड्राफ्ट देना इज अनदर कंपोनेंट ऑफ सीबीएस। और क्या हो सकता है सर, प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट्स एंड चेक, प्रोसेसिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, एक्टिंग एज कलेक्शन एजेंट, इशूइंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, इशूइंग ऑफ डेबिट कार्ड्स, ये सारे के सारे क्या है आपके सीबीएस के कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली इस आंसर को आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको क्या ट्रिक लगानी है कि जो कुछ भी काम बैंक करता है डेली बेसिस पे वो सारे के सारे आर द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ योर सीबीएस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखिए जो मैंने आपको बात कही वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। पेमेंट्स, ऑपरेशंस, लोन देना, लोगों से डिपॉजिट लेना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग करना एंड सो ऑन, लेटर ऑफ क्रेडिट देना, एक्टिंग एज क्लियरिंग हाउस, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, और ऑल आर अ पार्ट ऑफ सीबीएस। Customer relationship management, even bank maintains a good relation with the customer, so even CRM would be a part of component of the bank, right? See, जहां कहीं भी लॉजिकली चीजें याद रहती है उसको आपको करना है, बाकी चीजों तो आप मगअप करने के लिए बहुत सारी चीजें ऑल भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वी कम टू द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट इन बैंक। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट इन बैंक, अभी यहाँ पे हमको बेसिकली क्या देखना है, व्हाट आर द की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स इन बैंक एंड व्हाट इज द फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ द बैंक। तो एग्जामिनेशन के एंगल से सिर्फ ये की टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए व्हाट विल डू इज आई जस्ट ओपन अप एन ऐप और उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। एग्जामिनेशन के एंगल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आंसर में आने चाहिए, इफ आंसर कम्स व्हाट आर द की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स इन बैंक, इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। तो कोई भी 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, वो कौन कौन से पॉइंट लिखने चाहिए, लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटाबेस एनवायरनमेंट, वेदर बैंक मेंटेन्स अ डेटाबेस। यस सर, उस डेटाबेस में किस किस का डेटा होगा, बैंक का अपना डेटा, एम्प्लॉयज का डेटा, कस्टमर का डेटा, जो बैंक बिजनेस करे सबका डेटा। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट इज देयर इन द बैंक। एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, सर एप्लीकेशन CBS is the biggest application used in the CBS itself is an application, तो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट भी वहाँ है। प्लस ऑल्सो बैंक यूज अदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, जैसे ATM मशीन चलाने के लिए आपको सेपरेट सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, फिर आपको स्कैनिंग वगैरह बैंक करता है ना आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन, तो स्कैनिंग करने के लिए अलग से डिवाइसेस होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट है वेब एनवायरनमेंट, क्योंकि ये ब्रांचेस ज्योग्राफिकली दूर दूर लोकेटेड है तो ये एक दूसरे से कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट, सो वेब एनवायरनमेंट भी है। सिक्योरिटी सॉल्यूशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बैंक है
वो एक अपना सेपरेट सर्वर रखती है फॉर सिक्योरिटी पर्पज ऑफ द कंप्लीट आईटी सिस्टम। उनका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसके लिए एक सेपरेट से मशीन लगा होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आगे कनेक्टिविटी टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क, ये आप इसको समझिए ब्रांच के एंगल से। दिल्ली बेस्ड कोई ब्रांच है और उसको अपने बॉम्बे के हेड ऑफिस से कनेक्टिविटी अगर करनी है तो इंटरनेट के थ्रू ही करेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट नेटवर्क, राइट। डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बैंक के पास क्योंकि बहुत सारा डेटा है तो एक मशीन से एक डेटाबेस से काम नहीं चलेगा, बैंक वुड बी नीडिंग मेनी टाइप ऑफ डेटाबेस, तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं डेटा सेंटर। एंड व्हाट इज डिजास्टर रिकवरी? बैंक के पास जो डेटा है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए नॉर्मली क्या होता है, इन केस ऑफ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डेटा लॉस, बैंक क्या करेगा, एक रेप्लिकेट डेटाबेस मेंटेन करेगा। बैंक क्या करेगा, एक रेप्लिकेट डेटाबेस मेंटेन करेगा, एक कॉपी ऑफ डेटाबेस पैरेलल में मेंटेन करेगा, ताकि इन केस अगर मेन डेटाबेस खत्म हो जाए कुछ डिजास्टर की वजह से, नेचुरल कैलामिटी की वजह से, तो बैंक का काम नहीं रुकना चाहिए, बैंक का काम इमीडिएटली ऑल्टरनेटिव डेटाबेस पे चालू रहेगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे डिजास्टर रिकवरी सेंटर। नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि बैंक इंटरनेट पे काम कर रहा है और बहुत सारे कस्टमर जो है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, तो हो सकता है कि हैकर्स आके बैंकिंग से आपका डेटा को निकाल ले या आपके कस्टमर का डेटा हैक कर ले, तो ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट वाला एक सेपरेट जो है इसके लिए टीम बैठी होती है, हम इसको बोलते हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशन, तो उसको एक सेपरेट क्या नाम दिया गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। तो जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप बैंक के साथ करते हो वो कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल की कंपोनेंट्स है जो आपको एग्जामिनेशन के एंगल से याद रखने। अब देखिए ये जो फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस है, इट इज बेसिकली अ डायग्राम, तो एग्जामिनेशन के एंगल से इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम करेंगे व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो एग्जामिनेशन के एंगल से भाई ये आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ डज अ बैंक वर्क्स, हाउ डज अ सीबीएस वर्क्स। इसको 25-30 हज़ार स्टार डाल दो यहाँ पे। तो बेसिकली एक एग्जांपल को क्रिएट करेंगे कि हमारी अपनी है इंडियन स्विस बैंक, हमारी अपनी क्या है, इंडियन स्विस बैंक, और हम चाहते हैं कि अभी हमारा बैंक बहुत बड़ा हो चुका है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड ट्रांजैक्शन। नाउ वी वांट टू इंप्लीमेंट व्हाट, सीबीएस। तो सीबीएस को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे सामने मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, जो इन्फोसिस है वो भी एक अपने को सॉफ्टवेयर दे सकता है, टाटा कंसल्ट सर्विस जो टीसीएस है वो भी सॉफ्टवेयर दे सकता है। तो अपने को देसी वालों का सॉफ्टवेयर लेना है या फॉरेन कंपनी से बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लेना है, क्या करना है? तो बेसिकली इसका जो डिसीजन मेकिंग है ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स आती है, इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज एन आंसर टू द डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। तो एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, आपको ना ये अलग अलग टाइप से इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ इज अ सीबीएस बीइंग डिप्लॉयड इन द बैंक, तो आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को लिखना है, और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ सीबीएस। सो लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले 3 स्टेप्स देखेंगे, प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। प्लानिंग का मतलब है अभी मैं और आप, हमारी बैंक कौन सी है, इंडियन स्विस बैंक, तो हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चर्चा करेंगे कि हमारे बैंक का बिजनेस बहुत बढ़ गया है, वॉल्यूम भी बहुत ट्रांजैक्शंस का बढ़ गया है, सो लेट अस प्लान टू कंसिडर सो दैट वी कैन बाय अ सीबीएस। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट होती है अप्रूवल, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि खर्चा कितना आएगा। अब सीबीएस सॉफ्टवेयर कोई सस्ता सॉफ्टवेयर तो है नहीं, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर का मिनिमम कॉस्ट 5 करोड़ है, इवन द सीबीएस कॉस्ट यू मोर देन करोड़ ऑफ रुपीज, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेज इज अप्रूवल। एक बार अप्रूवल हो गया फिर हम लोग करेंगे सिलेक्शन। देखिए नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, सिलेक्शन, मतलब कौन से वेंडर से हमको इस सीबीएस को खरीदना है, टीसीएस से लेना है, इन्फोसिस से लेना है या बाहर से लेना है। आप जैसे जाते हो ना कपड़े खरीदी करने, जब जाते हो तो बहुत सारे शॉप पे देख के 2-3 ट्राई करके लेते हो, तो वो होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ भी सेम चलेगा, तो प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइन, डेवलप, टेस्टिंग। एक बार आपने किसी एक वेंडर को सिलेक्ट कर लिया, लेट अस से फॉर हमारे एग्जांपल में हमने टीसीएस को सिलेक्ट किया, उसका प्रोडक्ट है बैंक्स लिंक। जैसे ईआरपी कस्टमाइजेबल है वैसे सीबीएस भी कस्टमाइजेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसके बैंक लिंक को परचेस करेंगे, फिर उनके बंदे हमारे बैंक में आके हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस के हिसाब से
उस CBS में जो है वो कस्टमाइजेशन करेंगे। वो स्टेप कौन सी? डिजाइन एंड डेवलप और प्रोक्योर। टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन करने के पहले पूरे हम CBS को अच्छे से चला के देखेंगे, तो वो होगा टेस्टिंग का फेज। टेस्टिंग के बाद क्या होगा? फाइनल एंड फुल प्रूफ इंप्लीमेंटेशन। तो नेक्स्ट 3 स्टेप कौन सी थी? डिजाइन, डेवलप और प्रोक्योर, टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट नेक्स्ट 3 स्टेप्स, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड अपडेशन। सर मेंटेनेंस जरूरी है क्या सॉफ्टवेयर का? हाँ, मेंटेनेंस जरूरी है। CBS में दिक्कत भी तो आ सकती है, डेटाबेस अटक गया, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया, तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो हम इसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको क्या बोलेंगे? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये हम TCS के साथ ही करेंगे। नेक्स्ट है सपोर्ट। अब क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर ये हमारे बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे नया नया है, तो इसको सीखने के लिए हमको ट्रेनिंग लगेगी। तो ये ट्रेनिंग का सपोर्ट हमको कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा वेंडर। और नेक्स्ट है अपडेशन। जैसा कि आप जानते हो कि बैंकिंग के रूल्स, RBI के रूल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो उस हिसाब से अपडेशन भी आपके CBS सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। और लास्ट ऑडिट। क्या इसका ऑडिट भी करवाओगे? होता है ना, बैंक का अपना एक जो है सिस्टम ऑडिट भी करवाता है बैंक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। सो ऑडिट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द बैंक. So these are some of the important steps as far as the implementation strategy or the deployment of CBS is concerned. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं कि व्हाट आर द CBS IT एनवायरमेंट. व्हाट इज द CBS IT एनवायरमेंट. तो बेसिकली यहां पे हमको क्या देखना है, डिफरेंट सर्वर्स इन बैंक IT systems, in the bank IT infrastructure. What are the various types of server used in the bank का IT structure? So let us see. Basically we have 7 servers. सबसे पहला सर्वर आपको दिख रहा है एप्लीकेशन सर्वर. जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एप्लीकेशन सर्वर. सो बेसिकली हर सर्वर एक सेपरेट मशीन है. मैं रिपीट कर दूं, हर सर्वर एक सेपरेट मशीन है. तो बेसिकली एप्लीकेशन सर्वर वो सर्वर है कि जहां पे बैंक का CBS सॉफ्टवेयर बैठने वाला है. बैंक का CBS सॉफ्टवेयर बैठेगा और जहां पे उसके लिए एक सेपरेट सर्वर आपने लगा दिया, उसी सर्वर से बैंक के सारे की सारे आपके ब्रांचेस कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सर्वर. नेक्स्ट है आपका डेटाबेस सर्वर. दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एसेट ऑफ द बैंक IT सिस्टम्स. सेंट्रल डेटाबेस में बैंक का पूरा डेटा है, बैंक का अपना डेटा, कस्टमर का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा, बैंक का खुद का इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, फाइनेंशियल डेटा. तो सेंट्रल डेटाबेस इज द मोस्ट क्रिटिकल सर्वर इन द कंप्लीट बैंकिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब जो सबसे ज्यादा खर्चा अगर बैंक किसी की सिक्योरिटी पे करेगा, IT सिस्टम्स का कंसर्न अगर हम लोग देखें तो वो होगा आपके बैंक के डेटाबेस का सर्वर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल डेटाबेस या डेटाबेस सर्वर. नेक्स्ट ATM मशीन. ATM मतलब क्या है, एनी टाइम मनी नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. तो बेसिकली क्योंकि बैंक के जो ATMs है ना वो ऑल इंडिया में बहुत सारे होते हैं, तो उनके मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट से आप सर्वर मेंटेन करते हो. सर इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ट्राई टू इमेजिन, अकेला मोदी क्या क्या करेगा. इवन अ प्राइम मिनिस्टर नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ मिनिस्टर अंडर हिज लीडरशिप, ताकि जो अलग अलग काम है वो अलग अलग लोग अच्छे तरीके से कर सके. जैसे अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है, हेल्थ मिनिस्टर अलग होता है, होम मिनिस्टर अलग होता है, फिर आपके कॉमर्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट मिनिस्टर अलग होता है, फिर आपके एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर अलग होता है. ये कुछ इस हिसाब से डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है और उन सब के ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर. तो इसको बैंकिंग के एंगल से सोचने का ट्राई कीजिए कि सेंट्रल सर्वर इज द प्राइम मिनिस्टर, बट उसमें वो अगर, इसका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए. और अगर सारा लोड सेंट्रल सर्वर पे आएगा तो आपका काम नहीं चलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बेसिकली सेंट्रल सर्वर के अलग अलग पार्ट करे होते हैं, उसको दूसरे सर्वर हेल्प आउट करते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए. तो आपका ATM मैनेजमेंट के लिए यू हैव अ सेपरेट ATM का सर्वर. समझ में आ गया? तो बेसिकली जो भी ATM का डेटाबेस है, ट्रांजैक्शन हैपनिंग, आपके ATM का पिन, पासवर्ड वगैरह सब कुछ ATM के सर्वर पे होता है. जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो पहले ATM के सर्वर पे अपडेट होगा. जब सेंट्रल आपका सर्वर जब खाली हो जाएगा, थोड़ा टाइम है उसके पास, उसके बाद डेटा आपके ATM सर्वर पे से अपडेट कहाँ होगा, सेंट्रल डेटाबेस पे.
तो ये है आपका एटीएम का सर्वर का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर एंड इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। ये आपको थोड़ा सा जो है मैं डायग्राम से शो करने का ट्राई करता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग अपने आप में बहुत अलग दुनिया है, तो इसके लिए उन्होंने 2 सर्वर लगा दिए। एक लगा दिया आपके पास इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर और एक है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, और एक थर्ड सर्वर भी है इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर, और ये है आपका यहाँ पे वेब सर्वर, और ये है आपका सेंट्रल डेटाबेस। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती है। आपने कभी ना कभी तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया ही होगा, नहीं किया होगा तो ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आज अपने घर जाके आराम से इसको ट्राई करना। ठीक है, सबसे पहले जब आप बैंक की वेबसाइट पे जाते हो, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट, मेरे जो बैंक है दैट इज एक्सिस बैंक, तो axisbank.com पे जब मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ बैंक के वेब सर्वर पे जहां पे बैंक की वेबसाइट बैठी हुई है, तो पहला एक्सेस जाता है वेब सर्वर पे। उसके बाद हम जाके क्या करेंगे, बैंक के लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो ये जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह है ये सारा कुछ आपके इस इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर पे, सभी टाइप के कस्टमर का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन एक्सेस मैकेनिज्म जो है वो सारा की सारा कहाँ मिलेगा आपको, इस इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर पे। नेक्स्ट थर्ड, फिर आप लॉगिन करके अंदर चले गए, फिर आप अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, फंड्स को ट्रांसफर करना, बैंक स्टेटमेंट देखना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, पास के ट्रांजैक्शंस को देखना, बेनिफिशियरी क्रिएट करना, कुछ इस हिसाब से। तो ये सारे इज अ पार्ट ऑफ बैंक का बिजनेस लॉजिक। तो ये सारा की सारा जो है ये होगा आपका इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर पे। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन अलग होता है और उसको मैनेज करने वाला जो मशीन है उसको बोलेंगे इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। अब वो पूरा ट्रांजैक्शन कर आके आप लॉग आउट हो गए, तो जब सेंट्रल सर्वर जो है, मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है आपके इंटरनेट बैंकिंग में, उसके रिलेटेड जो डेटाबेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपके इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर पे। और जब सारा काम आपका खत्म हो जाएगा आप लॉग आउट करके निकल जाते हो, बट अभी तक आपका डेटा सेंट्रल सर्वर पे अपडेट नहीं हुआ। तो जब सेंट्रल सर्वर के पास टाइम होगा, हम उसको बोलते हैं सेंट्रल सर्वर का थोड़ा सा खाली टाइम है, उस टाइम पे ये इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर से डेटा कहाँ अपडेट हो जाएगा, बैंक के सेंट्रल सर्वर पे। तो आप देखिए ऐसी स्टेप्स में आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो प्रोसेस है वो काम करता है। तो बेसिकली ये अलग अलग सर्वर पे आप काम करते हो और आपको पता भी नहीं चलता, बट बैकड्रॉप में इतनी मशीन्स पैरेलली काम करती है। तो बातों ही बातों में हमने इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर पे खत्म कर दिया। इवन वेब सर्वर इज ओवर। Now we come to the last 2 type of server that is called as the proxy server and antivirus server. सर proxy कौन होता है? कंपनीज एक्ट में आपने देखा है, एजीएम को आप जब अटेंड नहीं करना चाहते खुद और आपके बिहाफ पे किसी और को बेचते हो, वो कोई और, दैट somebody else who is going on place of original person, that somebody else is called as a proxy. तो बेसिकली बैंक सिक्योरिटी के एंगल से अपना एक प्रॉक्सी सर्वर भी मेंटेन करता है। समझ में आ रहा है? ये जो इतने सारे टाइप के सर्वर हमने देखे ना, हम इनको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो हो सकता है कि हम एक्सेस कर रहे तो हैकर भी एक्सेस करेगा, तो हैकर को डायरेक्ट एक्सेस इन सभी सर्वर को नहीं होना चाहिए, इसलिए इन सभी सर्वर के आगे बैंक लगा देता है एक प्रॉक्सी सर्वर, ताकि अगर हैकिंग का अटेम्प्ट होए तो पहले प्रॉक्सी सर्वर पे इफेक्ट होगा और जो हमको टाइम गैप मिलेगा संभलने के लिए, हम क्या करेंगे, इस प्रॉक्सी सर्वर से बाकी सर्वर का कनेक्शन को कट कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रॉक्सी सर्वर का आपको अटैक से बचाने के लिए। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए एक सेपरेट सर्वर लगा दिया। मतलब आप सोचिए कितना पावरफुल सर्विस होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। सर आपको क्या लगता है बैंक कौन से टाइप का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है? नेट प्रोटेक्टर, क्विक हिल, कौन सा? ये छोटे मोटे नहीं, एक सेपरेट कस्टमाइज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है और उसके लिए एक सेपरेट मशीन लगी होती है। बिकॉज आपका दायरा कितना है ऑपरेशंस का, द स्केल ऑफ ऑपरेशन, आर यू ट्राइंग टू इमेजिन दैट, इसलिए एक अलग से सेपरेट सर्वर आपने लगा देते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का अलग से सर्वर। तो ये था आपके बैंक का टोटल आईटी एनवायरनमेंट के रिलेटेड नॉलेज। एक बार यहां पे आएंगे आपके चार्ट्स पे, करेक्ट। So these are the 2 boxes that we have completed today. Our today's target is to complete this, that is CBS risk, security policy and controls. I'll be back in a minute.
Okay, so we are back. So now we are on to the part of उसमें क्या क्या रिस्क है सीबीएस में, उसके रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल्स है, सारे कुछ क्या क्या सिक्योरिटी पॉलिसी लगाई उसके हम लोग चर्चा करेंगे. तो लेट अस गो टू द फर्स्ट आंसर, दैट इज व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विथ सीबीएस. रिस्क एसोसिएटेड विथ सीबीएस, इसको मैं ओपन अप कर लूँ. जी हाँ, इतनी टाइप की रिस्क एसोसिएटेड विथ सीबीएस. अब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है. आईटी रिलेटेड रिस्क एंड अदर रिस्क. आईटी रिलेटेड रिस्क एंड अदर रिस्क. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट अदर टाइप्स ऑफ रिस्क. सबसे पहली रिस्क है ऑपरेशन रिस्क. सर व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क? क्योंकि जो सीबीएस सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है कि उसमें डेटा फीडिंग में गलतियां हो जाए, आपके एम्प्लॉय से गलतियां हो जाए. तो अगर गलती होगी तो रॉन्ग डेटा जाएगा तो गलत प्रोसेसिंग होगी. तो ऑपरेशन के रिलेटेड ये रिस्क है कि आप सही से डेटा एंट्री नहीं करोगे, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बैंकिंग के ट्रांजैक्शन में गड़बड़ियां होंगी. इसको बोलेंगे ऑपरेशन रिस्क. नेक्स्ट, क्रेडिट रिस्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म क्रेडिट रिस्क? देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है, एनपीए. बैंक का मेन बिजनेस है लोन देना, बट बहुत लोग होते दुनिया में जो अपने लोन को जो है वो नहीं चुकाते. तो बेसिकली एनपीए की रिस्क हर बैंक के साथ जो है वो बनी होती है. हम इसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट. मतलब बैंक ने जो लोन लोगों को दिया है वो लोगों ने वापस नहीं किया, सो ये रिस्क होती है. बैंक का अच्छा एसेट एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा. मार्केट रिस्क. सर व्हाट इज मार्केट रिस्क? इवन बैंक इज एन एंटिटी एंड इट मेक्स इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट, इनटू स्टॉक मार्केट, इनटू कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन एंड सो ऑन. तो मार्केट रिस्क से बैंक भी बचा नहीं हुआ है, तो ऐसी टाइप की जो इन्वेस्टमेंट की रिस्क है उसको क्या बोलेंगे? मार्केट रिस्क. नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक रिस्क. ये ऑलरेडी हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होती है, कि बैंक ने अपने बिजनेस करने के लिए कुछ तो स्ट्रेटेजी को बनाया होगा, वो स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं हो रही है, ये रिस्क है. समझ में आया? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अ बैंक लाइक एसबीआई मेक्स अ स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन, और उसके तहत उसने किसी दूसरी बैंक को अक्वायर कर लिया. बट अब इस दूसरी बैंक को अक्वायर करके फायदा तो छोड़ो, एसबीआई को ज्यादा नुकसान ही हुआ, तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करी. तो ये होती है स्ट्रेटेजिक रिस्क. कंप्लायंस रिस्क. वेदर बैंक नीड्स टू कंप्लाई टू एनी रूल्स एंड रेगुलेशन. तो द आंसर इज यस. आप जानते हो बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, बैंक को बहुत सारे टाइप के बैलेंसेस आरबीआई के साथ मेंटेन करने पड़ते हैं. ऑल्सो बैंक हैज टू कंप्लाई टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट. तो जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो नहीं होंगे, ये रिस्क है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये होती है कंप्लायंस रिस्क. ये थी अदर टाइप की रिस्क. अब बात करेंगे आईटी रिलेटेड रिस्क. सो लेट अस टॉक अबाउट आईटी रिलेटेड रिस्क इन केस ऑफ बैंक्स. सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क? ओनरशिप ऑफ डेटा, ओनरशिप ऑफ डेटा, ऑथोराइजेशन प्रोसेस. सी देखिए, बैंक के पास जो डेटा है उसका ट्रू ओनर कौन है, इसको लेके हमेशा से डिबेट होता है. बिकॉज बैंक को लगता है कि जो कस्टमर का डेटा है वो मेरे पास है तो मेरा है, बट बेसिकली ये डेटा तो कस्टमर का है, बट है तो बैंक के पास. तो ये डेटा कस्टमर का है कि बैंक का है, इसमें का क्लैरिटी आना जरूरी है, और ये क्लैरिटी नहीं होगी, ये रिस्क है. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ओनरशिप ऑफ डेटा. ऑथोराइजेशन प्रोसेस. बैंक में बहुत सारी ऑथोराइजेशन प्रोसेसेस होती है. जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि अगर किसी ब्रांच मैनेजर को ऐसा बोरोवर आता है जो उसके लोन पावर के अबव लोन मांग रहा है, तो उसको ऑथोराइज लेना पड़ेगा, ऊपर से परमिशन लेना पड़ेगा. तो ये परमिशन नहीं लेंगे, ऑथोराइजेशन नहीं होगा, ये रिस्क है. लेट अस कम टू नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट्स. ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स. ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स, एक्सेस मैकेनिज्म में 3 पॉइंट आते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन. तो ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब कभी भी यूजर अपना पासवर्ड पिन बैंकिंग के सिस्टम में डालेगा तो बैंकिंग का सिस्टम उसको वैलिडेट करने का ट्राई करेगा. दैट वैलिडेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन. तो ये सही से होना चाहिए, तो ये सही से नहीं होगा, ये रिस्क है, राइट. सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क. ये देखिए, डेटा सेंटर कैन हैव एज मेनी एज 75 to 100 different interface and application software
A data center must also contain adequate infrastructure such as power distribution and supplemental power supply subsystem and so on. See basically SBI का एग्जाम्पल बहुत अच्छा बैठता है बिकॉज उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, 24,000 से ज़्यादा ब्रांचेस है, तो इतना डेटा रोज का कलेक्ट होता है डेटा सेंटर पे। तो डेटा सेंटर कैसा होना चाहिए आपका, पावरफुल होना चाहिए। डेटा सेंटर तो एक ही है बट डेटा आने का सोर्सेस सेवरल है, तो सेवरल इंटरफेस कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि इतना डेटाबेस का लोड बढ़ जाता है कि आपका डेटा सेंटर अफेक्ट हो सकता है। तो इसको सही से रखना चाहिए, तो इसको आप सही से नहीं रखोगे, वहाँ पे पावर की कमी हो सकती है, डेटा की कैपेसिटी की कमी हो सकती है, मैनेजमेंट सही नहीं होगा, ये कुछ टाइप की रिस्क है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट, मेंटेनिंग रिस्पॉन्स टाइम एंड यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेंटेनिंग रिस्पॉन्स टाइम? Maintaining the interfacing and software ensuring optimum response time up and can be challenging। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई कस्टमर बैंक से सर्विस लेना चाहता है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कोई कस्टमर कॉल करता है तो उसको टाइमली सर्विस मिलनी चाहिए। उतना रिस्पॉन्स टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी सर्विस का जो रेपुटेशन है वो मार्केट में डिग्रेड होगा। हम कहते हैं ना पब्लिक सेक्टर बैंक के यार जो कस्टमर केयर सर्विस वो बहुत भंगार है, वही आप प्राइवेट सेक्टर बैंक को देखिए वो सर्विस बहुत अच्छा रखते हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम को कम करना जरूरी है बट ये कम नहीं होगा, ये रिस्क है। नेक्स्ट, यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट। यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट मतलब लाखों करोड़ों लोग रोज बैंकिंग के सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा जेन्युइन यूजर है कौन सा जेन्युइन यूजर नहीं है इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये एक टाइप की यूजर आइडेंटिफिकेशन के रिलेटेड रिस्क है। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल, इंसिडेंट हैंडलिंग एंड चेंज मैनेजमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एक्सेस कंट्रोल? एक्सेस का मतलब हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। एक्सेस का क्या मतलब होता है? क्रिएट, ऑल्टर, प्रिंट एंड व्यू। तो बेसिकली ब्रांच में जो बैंक में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर अपने रोल के हिसाब से ही डेटाबेस को एक्सेस मिलना चाहिए। मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूँ, लोन वाले को लोन का डेटाबेस दिखे, कैशियर को सिर्फ कैश का डेटा दिखे, ब्रांच मैनेजर को पूरे ब्रांच के रिलेटेड डेटा दिखे, ये होता है एक्सेस, ये होता है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। अब ये एक्सेस कंट्रोल आपने सही से नहीं लगाया, ये रिस्क है। इंसिडेंट हैंडलिंग, सर इंसिडेंट का मतलब होता है सडन ऑकरेंस, जैसे अर्थक्वेक हो गया या फिर जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया था, तो एकदम से बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था ना, सारे लोग बैंक में जाके फटाफट से कैश विड्रॉ कर रहे थे, जो भी कर रहे थे करेंसीज को चेंज कर रहे थे, तो एकदम से बैंक पे क्या होता है ऑपरेशंस का प्रेशर आ जाता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स को कैसे हैंडल करोगे इसकी पहले से आप में तैयारी होनी चाहिए, बट ये तैयारी ये प्लानिंग नहीं होगी, ये रिस्क है। चेंज मैनेजमेंट, बैंक जब नया सीबीएस पे शिफ्ट होता है तो उसको ओल्ड सिस्टम पे न्यू सिस्टम पे आना पड़ता है, तो ये चेंज ओवर स्मूथ होना चाहिए, ये स्मूथ नहीं होगा, ये रिस्क है। समझ में आ गया? तो ये है कुछ आपके जनरल आईटी कंट्रोल्स। मैं जानता हूं कि मैं काफी छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बिकॉज टू द पॉइंट ही मैं यहां पे एक्सप्लेन कर सकता हूं, बिकॉज वी आर ऑन टू अ मैराथन लेक्चर और यू कैन से अ रिविजनरी लेक्चर, जहां पे अगर डिटेल एक्सप्लेनिंग करेंगे तो ये रेगुलर क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, राइट? तो ये था फर्स्ट आपका रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस। तो आपकी कुछ थी आईटी के रिलेटेड रिस्क और बहुत सारी थी अदर रिलेटेड रिस्क। अब बात करेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी। बेसिकली सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट एज टू व्हाट मेजर्स आर टू बी फॉलोड टू कीप द सिस्टम सिक्योर। तो इस सिक्योरिटी पॉलिसी में हमको क्या क्या चीजें देखनी है? हमको देखना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड पॉइंट्स, उसके बाद देन वी हैव टू सी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इन बैंक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इन बैंक। अब इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी दो आएंगे, अदर इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और लास्ट में हमको देखना है एप्लीकेशन कंट्रोल, लास्ट में हमको क्या देखना है? एप्लीकेशन कंट्रोल। सो सर एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब वो चैप्टर 3 का होगा क्या? तो द आंसर इज नो, थोड़ा सा अलग टाइप का है, जब हम जाएंगे उसको देख लेंगे। सो लेट अस फर्स्ट कम टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या लगता है बैंक में आपको इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी होनी चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज बैंक के पास इतना डेटाबेस है, अगर उसको सिक्योर नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा, राइट? तो उसके रिलेटेड चलिए कुछ चर्चा करेंगे।
लेट मी जस्ट रब दिस आउट। ओके, तो एज पर द रूल ऑफ आरबीआई बैंक को ISO 27001 2013 का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। सर बेसिकली ये क्या सर्टिफिकेशन है? इस ISO 27001 में 133 IT कंट्रोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। 133 IT कंट्रोल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर इसको आपने आपके IT सिस्टम्स में लगा दिया, इसको लगा डाला तो IT सिस्टम्स जिंगा लाला। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये सर्टिफिकेशन लेने से बैंक का IT सिस्टम सिक्योर है ऐसा माना जाएगा। ये कोई इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है, इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। मतलब ग्लोबल IT सिक्योरिटी को लेकर के जो भी कंसर्न्स है उसको मद्देनजर रखते हुए 133 कंट्रोल्स इस स्टैंडर्ड ने सजेस्ट करे हैं। तो इसका सर्टिफिकेशन लेने से मतलब ही आपके IT सिस्टम ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार हो जाएगा, राइट? ये सिक्योरिटी बैंक को लगानी पड़ती है फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ बिग प्रोसेस, उसके अंदर कुछ छोटी 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 सब प्रोसेसेस है, तो उसके रिलेटेड आंसर हमको देखना है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्लाइसेस ऑफ फॉलोइंग सब प्रोसेसेस। एग्जामिनेशन के एंगल से अगेन इंपॉर्टेंट आंसर 4 मार्क के लिए आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मतलब प्रोसेस का नाम और उसका एक्सप्लेनेशन है, नथिंग मोर आउट टेक्निकल आउट हियर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। IT सिक्योरिटी को सिक्योर कैसे रखोगे आप? तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाओगे, सारे एम्प्लॉयज को लॉगिन ID पासवर्ड दोगे, आप एक स्पेसिफिक एंड ऑफ डे बिगनिंग ऑफ डे रखोगे बैंक में। तो ये होती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को डिजाइन करना इज द फर्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट, यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अलग अलग यूजर है बैंक के। सर यूजर कौन है? आई एम यूजर ऑफ द बैंक एज अ कस्टमर, इवन बैंक एम्प्लॉय इज द यूजर ऑफ द बैंक का सिस्टम। तो उसका जो लॉगिन ID पासवर्ड है उसको सिक्योर रखना इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिस्टम सिक्योरिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? एप्लीकेशन सिक्योरिटी, CBS इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन, तो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। डेटाबेस को भी सिक्योर रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से ऑपरेशन सिक्योरिटी। चैप्टर नंबर 3 में हमने जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल देखा है, वहां पे है ना ऑपरेशन सिक्योरिटी। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे इतने नहीं है, बट वो जो लॉजिक है वो यही है। बिकॉज बैंक IT सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो जब भी आप किसी IT सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हो तो बेसिकली उस कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सिक्योर रखना इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। लास्ट के 2 पॉइंट, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने बात करी जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में, नेटवर्क एक्सेस सिक्योरिटी के जो पॉइंट्स थे वो भी यहाँ पे आएंगे। एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, आपके बैंक के IT सिस्टम्स को कोई तोड़ सकता है, उसमें आके कोई वायरस को इम्प्लांट कर सकता है, तो उसको लॉक एंड की में रखिए, उसको लोगों से बचा के रखिए। सो दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। अब इसके रिलेटेड कुछ रिस्क एंड कंट्रोल, तो बेसिकली कुछ रिस्क एंड कंट्रोल को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, आपके साथ बेसिक चर्चा कर लेता हूं। कौन से टाइप की रिस्क हो सकती है? पहली रिस्क हो सकती है कि बैंक का जो IT सिक्योरिटी का मॉड्यूल है, वो IT सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो सारे के सारे एम्प्लॉयज, सारे की सारी ब्रांचेस अच्छे से फॉलो नहीं करते। तो इस पे आप कंट्रोल क्या लगाओगे? आप एक अच्छी सी बनाई सिक्योरिटी पॉलिसी एंड मेक इट कंपलसरी फॉर ईच ब्रांच टू फॉलो इट। करेक्ट। नेक्स्ट रिस्क क्या हो सकती है? जो ब्रांच के यूजर है, जो बैंक के एम्प्लॉय है, वो यूजर है उसके, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी। तो इसके लिए कंट्रोल क्या लगाएंगे? हर एक को अपना एक सेपरेट लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाएगा, तो जो भी उसके लॉगिन ID से जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए वो एम्प्लॉय जिम्मेदार है। अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमको। नेक्स्ट क्या रिस्क हो सकती है? अनऑथोराइज पर्सन आपके बैंकिंग सिस्टम को कभी भी एक्सेस कर सकता है, तो इसके लिए आप क्या कंट्रोल लगाओगे? लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म पे आप सिक्योरिटी लगाओ, एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल क्या है? ये सारे को इंप्लीमेंट करना इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल। और क्या रिस्क हो सकती है सर? आपके ब्रांच पे अटैक हो सकता है, मतलब आपके CBS को हैक करने की कोशिश हो सकती है, और ये हैक करने की कोशिश, दिस अटैकिंग अटेम्प्ट मे गो अनडिटेक्टेड। एक बार रिपीट करूंगा, अटैकिंग अटेम्प्ट मे गो अनडिटेक्टेड, तो ये रिस्क है। तो इसके लिए कंट्रोल क्या लगाएंगे? जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है, जो भी आप, जैसे बैंक के एग्जांपल में एप्लीकेशन सर्वर, उसका सेंट्रल डेटाबेस, ये सारे के सारे क्या है?
सेंसिटिव उसकी चीज़ है, तो उसको आप सिक्योर रखो, और जब कभी भी कोई हैकिंग का अटैक होता है तो उसको रिकॉर्ड करके रखो, ताकि हमको पता चलता रहे कि हैकिंग का अटेम्प्ट कितना हुआ और कितना सक्सेसफुल हुआ, ताकि उस हिसाब से हम उस पर सिक्योरिटी को लगा सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कुछ इस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ रिस्क और उसके करस्पॉन्डिंग कंट्रोल की हमने यहाँ पे चर्चा कंप्लीट की है। आगे बढ़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इन बैंक। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या देखना है। इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक, सॉरी ये गलती से हो गया। इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक एंड आईटी कंट्रोल्स इन बैंक। इंटरनल कंट्रोल में दो पार्ट, इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक एंड आईटी कंट्रोल्स इन बैंक। सो लेट अस फर्स्ट कम टू इंटरनल कंट्रोल इन बैंक। सबसे पहला आपसे सवाल, सर इंटरनल कंट्रोल की जरूरत क्यों होती है? इंटरनल कंट्रोल की जरूरत होती है बिकॉज जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है इन द मीन्स ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए और चीजों को सही प्रोसेस से करने के लिए आप क्या लगाते हो? इंटरनल कंट्रोल। तो यहाँ पे हमको दो चीजें सीखनी है, इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक एंड आईटी कंट्रोल्स इन बैंक। सो लेट अस कम टू इंटरनल कंट्रोल इन द बैंक। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द बैंक। सर क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है आपको? सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक। सो हम क्या करेंगे, यहां से जो पॉइंट्स को फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। वर्क डन बाय वन इज बीइंग चेक्ड बाय अनदर, ये तो बेसिक फंडा इंटरनल कंट्रोल का। लोन सैंक्शन लेटर पे भले ही ब्रांच मैनेजर की सिग्नेचर होती है, बट लोन का जो पूरा प्रोसेस है वो लोन ऑफिसर करेगा। सो लोन ऑफिसर अलग बंदा है, ब्रांच मैनेजर अलग बंदा है, और दोनों एक दूसरे का काम चेक करके लोन का काम कंप्लीट होगा। तो वर्क डन बाय वन इज बीइंग चेक बाय द अनदर। सिस्टम ऑफ जॉब रोटेशन इज इन प्लेस। ये आप जानते हो कि बैंकिंग में जो लोग काम करते हैं उनकी 2-3 साल में ट्रांसफर हो जाती है। वाई? सो दैट वो अपनी पोजीशन का मिसयूज ना कर सके। जब आप बहुत देर तक एक जगह पे रहते हो तो आपके जो है लवेश वालेचा का एक अच्छा सा कमेंट आया है, वो हमसे पूछ रहे हैं सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सी व्हाट डू यू हैव टू डू, यू कैन जस्ट, आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट पे विजिट करना है learncard.in। वहाँ पे आपको बाय बुक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे दोनों टाइप की बुक्स अवेलेबल है। आपको फिजिकल चाहिए तो फिजिकल ऑर्डर कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो ऑर्डर द डिजिटल PDF नोट्स। अभी के सिनारियो में फिजिकल नोट्स को डिस्पैच करना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, तो PDF नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, राइट? सो यू कैन जस्ट गो एंड ऑर्डर फ्रॉम देयर। जॉब रोटेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ईच ऑफिशियली। ये मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल पावर अलग होती है, एडमिन की पावर अलग होती है। वाई? अगर दोनों ही एक बंदे के पास होगी तो वो कहां कहां दिमाग लगाएगा। एडमिन ऑफिसर अलग होता है बैंक में, और उस बैंक का स्पेसिफिक ब्रांच का जो फाइनेंशियल हेड होता है वो अलग होता है। तो ये कुछ टाइप के आपके इंपॉर्टेंस है। ब्रांच मैनेजर, पीरियोडिक रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है ब्रांच मैनेजर को अपनी ब्रांच पे, मतलब ब्रांच मैनेजर को ब्रांच पे नहीं, ब्रांच मैनेजर को हेड ऑफिस पे। सर क्यों? ब्रांच मैनेजर को सर कौन से टाइप की रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। इन अ क्वार्टर उस ब्रांच ने कैसा बिजनेस किया, ये रिपोर्ट जाएगा वहां पे। नेक्स्ट, वो जो स्पेसिफिक ब्रांच है वो प्रॉफिट में है कि लॉस में, इसका रिपोर्ट जाएगा। इन अ मंथ टोटल लोन का डिसबर्समेंट कितना हो गया, एम्प्लॉइज अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो बेसिकली कंट्रोल रखने के लिए ब्रांच मैनेजर को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ कीपिंग द कंट्रोल्स। ऑल बुक्स आर टू बी बैलेंस पीरियोडिकली। ब्रांच को अपने हेड ऑफिस के साथ बुक्स को बैलेंस करना पड़ता है। वो आपने सीखा है ना, HO के साथ ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच में HO का अकाउंट, ये आपको पीरियोडिकली बैलेंस करना होता है। वाई? आप इसमें डिले नहीं कर सकते, यू आर वर्किंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो रिस्क ज्यादा है। तो दिस अनदर कंट्रोल मैकेनिज्म की आपको पीरियोडिकली जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। जो भी बैंक में टाइप ऑफ वैल्यूएबल्स होते हैं, जैसे बैंक गोल्ड लोन देता है, तो गोल्ड लोन क्या होता है सर, आप अपना गोल्ड बैंक को दो, बैंक उस पर आपको पैसा देगा, गोल्ड वापस नहीं देगा, गोल्ड बैंक के पास ही रह जाएगा। तो ऐसे टाइप के जो वैल्यूएबल्स बैंक में है उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखना चाहिए। उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो 2 चाबियां सिक्योरिटी के डोर की, वो 2 अलग अलग लोगों के पास होनी चाहिए, और ऐसा होता भी है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक। आगे बढ़ेंगे, आईटी कंट्रोल्स इन बैंक। अब आईटी कंट्रोल इन बैंक कैसे रखोगे? सो लेट मी जस्ट डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ यू बिकॉज इट इज अ रिविजनरी लेक्चर, तो पूरा कवरेज तो पॉसिबल नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा।
आईटी सिक्योरिटी कैसे रखेंगे? सबसे पहले जो भी आपके बैंक के सिस्टम में लॉग इन लॉग आउट करता है आपके एम्प्लॉयज, उन सभी लॉग इन लॉग आउट का एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। हम उसको टेक्निकली बोलते हैं एक्सेस लॉग्स। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस लॉग। लॉग का मीनिंग होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय ने मॉर्निंग में कब लॉग इन किया, फिर उसने इवनिंग में कब लॉग आउट किया, और उसने उस लॉग इन के दौरान क्या क्या रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। इट इज वन ऑफ द वे ऑफ आईटी सिक्योरिटी। नेक्स्ट, यूजर टाइम आउट प्रिस्क्राइब चाहिए। मतलब वो होता है ना एंड ऑफ डे, वी कॉल इट एंड ऑफ डे, इसको आप प्रिस्क्राइब करो। सारे के सारे ब्रांचेस पे वो एप्लीकेबल होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, जब कोई बैंक का एम्प्लॉय अपने आईटी सिस्टम्स को यूज नहीं कर रहा है, मतलब कुछ काम के लिए वो बाहर गया है, तो उसकी आईटी सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जानी चाहिए ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन अंदर जाके गड़बड़ ना कर सके। सो इट इज वन ऑफ द वे ऑफ आईटी कंट्रोल। और क्या हो सकता है सर? वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। एक्सेप्शंस जो है वो सिस्टम में हमेशा हाईलाइटेड होने चाहिए। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सेप्शन? सी देखिए, मैं जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे यहाँ पे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात हो रही है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। रीडिंग करना तुम्हारा काम है, मेरा काम है फटाफट से उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? तो एक्सेप्शंस की बात करेंगे। सिस्टम एक्सेप्शन कैसे होते हैं सर? जैसे अगर किसी कस्टमर को आपने 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया है, मतलब 5 लाख रुपीज का लिमिट दिया है, तो हो सकता है कि वो उस लिमिट को एक्सेस करके एक्सपेंडिचर करे, तो ऐसा एक्सेस एक्सपेंडिचर डिनाई होना चाहिए बैंक के साइड से। बट कभी कभी ड्यू टू सम आईटी फॉल्ट ऐसा जो लिमिट है वो बैंक अलाउ कर देता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसा जो हुआ ये नॉर्मल से हटके है। इट इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन दैट शुड नॉट हैव हैपन, दैट शुड नॉट हैड हैपन। तो ऐसे जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती है वो हाईलाइट होनी चाहिए आपके आईटी सिस्टम्स में। बात करेंगे डॉर्मेंट अकाउंट्स की, बात करेंगे डॉर्मेंट अकाउंट्स की। सर डॉर्मेंट अकाउंट क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म में आपने सीखा है डॉर्मेंट अकाउंट और दोज टाइप ऑफ अकाउंट की जिसमें सालों साल कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। ऐसे बैंक में बहुत सारे अकाउंट होते हैं ना, और आपके साथ भी हुआ रहेगा कि आपने कोई तो बैंक में अकाउंट ओपन किया है और वो अकाउंट सालों से आपने यूज ही नहीं करा, तो वो अकाउंट हो गया डॉर्मेंट अकाउंट। ऐसा अकाउंट अचानक से एक दिन उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने लगते हैं, तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो ये भी हाईलाइट होनी चाहिए। ये एक टाइप का डॉर्मेंट अकाउंट का बताया। नेक्स्ट, डॉर्मेंट अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए प्रायर अप्रूवल लगता है, बिकॉज इतने सालों से तो आपने ट्रांजैक्शन किया नहीं, आज अचानक से क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सस्पिशियस जनरेट होता है। तो बेसिकली डॉर्मेंट अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए हायर अथॉरिटी की परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। सो इट इज अनदर वे ऑफ आईटी कंट्रोल्स इन द बैंक। और क्या कुछ पार्ट है? एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इसका ये मतलब है कि बैंक में आपने लगाना चाहिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। जैसे एम्प्लॉय का जो रोल है बैंक में उसके हिसाब से उसको उतना रिसोर्सेज दिखना चाहिए। लोन वाले को लोन दिखेगा, इंश्योरेंस वाले को इंश्योरेंस दिखेगा, कैशियर को कैशियर दिखेगा, इस हिसाब से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आईटी कंट्रोल्स के रिलेटेड इन बैंक्स। तो देखिए इंटरनल कंट्रोल में हमने 2 कवर करे, अदर कंट्रोल्स इन बैंक एंड आईटी कंट्रोल्स इन बैंक, करेक्ट? ओके, बात करेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल्स की, बात करेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल्स की। एप्लीकेशन कंट्रोल ये नाम से आपको ऐसा लग सकता है कि सर क्या ये चैप्टर 3 के हिसाब से है, तो द आंसर इज नो। व्हाई सर? लेट मी जस्ट टेल यू। चलिए आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई विल जस्ट ओपन अप वन ऑफ माय राइटिंग सॉफ्टवेयर। सो वी आर अंडर एप्लीकेशन कंट्रोल्स इन बैंक। सो बेसिकली यहाँ पे हमको कंट्रोल का नॉलेज नहीं देखना है, बिकॉज एप्लीकेशन कंट्रोल का पूरा नॉलेज हमने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक उन्होंने गाइडलाइन दी है कि जो बैंक का एप्लीकेशन है ना वो स्मूथली चलने के लिए आपको 4 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो 4 दायरे कौन से, एक बार रिपीट करूंगा। एप्लीकेशन कंट्रोल का यहाँ पे व्यू पॉइंट क्या है? नॉट कंट्रोल, बिकॉज एप्लीकेशन कंट्रोल तो ऑलरेडी चैप्टर 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है फिर?
यहाँ पे बोल रहे कि आपका जो बैंक का एप्लीकेशन है वो सही से चलना चाहिए, इसलिए आपको इन 4 हिस्सों पे ध्यान देना है। वो 4 हिस्से कौन से? सबसे पहला है कॉन्फ़िगरेशन, देन यू हैव मास्टर्स, देन यू हैव ट्रांजैक्शंस एंड यू हैव रिपोर्ट्स। क्या क्या दिखा हमने? कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट्स। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्फ़िगरेशन? इमेजिन कीजिए जब बैंक नया नया आईटी का सॉफ्टवेयर लेके आता है, सीबीएस, उसको कस्टमाइज करना, उसको बैंकिंग के प्रोसीजर के हिसाब से उसमें चेंजेस करना, उसमें कस्टमर का डेटा पूरा इनपुट करना, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। इन लेमैन लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं सेटिंग करना। जैसे आप एक नया फोन लेके आते हो तो उसमें क्या करते हो, पहले अपने हिसाब से उसको सेटिंग करते हो ना, पासवर्ड लगाना, थीम सेट करना, आपका डेटा अपलोड करना, ये सब क्या है? सेटिंग करना। तो सबसे पहली स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर होना चाहिए आपके आईटी सिस्टम का, मतलब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है मास्टर। सर मास्टर डेटा कौन सा होता है? मास्टर डेटा ऐसा डेटा है जो नॉर्मली चेंज नहीं होता। तो अगर आपने नया नया सीबीएस का सॉफ्टवेयर लिया है तो मास्टर डेटा कौन सा डेटा होगा? बैंक का अपना डेटा इनपुट जाएगा, पूरा कस्टमर का, एग्जिस्टिंग कस्टमर का पूरा डेटा आपको सीबीएस में लाना पड़ेगा, राइट? पूरा की पूरा ओल्ड सिस्टम को बंद करके वहां से डेटा यहाँ पे सेटअप करना इज अ पार्ट ऑफ मास्टर डेटा। पहले दुनिया में मास्टर डेटा सेटअप होता है, और अगर मास्टर डेटा सही से सेटअप है तो आगे सही से कौन चलेगा? ट्रांजैक्शन डेटा। तो सर ट्रांजैक्शन डेटा में क्या आएगा? रोज के बैंकिंग के सर्विसेज, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, लोन का डिसबर्समेंट, अकाउंट को ओपन करना, कैश क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड, सो ऑन। तो दिस ऑल इज अंडर ट्रांजैक्शन। सो पहले कॉन्फ़िगरेशन सही करो, मास्टर डेटा सेटअप करो, उसके बाद ट्रांजैक्शन रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे, जो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट चेंज वाला। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट्स। सर रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है कि क्या सीबीएस से कुछ रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं? हाँ बिल्कुल जनरेट होते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक ब्रांच प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये भी रिपोर्ट है। बैंक का कस्टमर बेस कितना बड़ा है, ये भी एक रिपोर्ट है। बैंक के टोटल जो लोन बैंक ने दिया उसमें से कितना परसेंटेज एनपीए है, उसके हिसाब से रिस्क असेसमेंट वाले रिपोर्ट्स भी बैंक के जनरेट होते हैं। सिंस आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल, और मैं बैंक ऑडिट्स भी करता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे रिपोर्ट्स बैंक के जनरेट होते हैं। बैंक ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी, लॉन्ग टर्म कितनी, शॉर्ट टर्म कितनी, वो भी रिपोर्ट जनरेट होता है। ड्यूरिंग अ क्वार्टर बैंक ने कितना लोन का डिसबर्समेंट किया है, कौन से बिजनेस सेगमेंट का डिसबर्समेंट किया है, मतलब होम लोन कितना, व्हीकल लोन कितना, ट्रेड फाइनेंस का लोन कितना, ये सारे अलग सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं। तो बेसिकली ये रिपोर्ट्स बैंक के जो सीबीएस से जनरेट होते हैं, ये बैंक को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, करेक्ट? तो एक अच्छे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही से स्मूथली काम करने के लिए आपको इन 4 टाइप के हिस्सों पे ध्यान देना है, और इसी को हम एप्लीकेशन कंट्रोल बोल रहे हैं सीबीएस के एंगल से। क्या क्या? कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट्स। गेटिंग दिस पॉइंट? अब यहां पे भी कुछ रिस्क है और कुछ कंट्रोल्स है, कुछ रिस्क है और कुछ क्या है? कंट्रोल है। सर क्या रिस्क है और क्या कंट्रोल है? लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स। क्या रिस्क हो सकती है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन बैंक में सही से हुआ ही नहीं, मतलब किसी लोन पे 18% इंटरेस्ट, 18% बहुत हाई हो गया, 11.75% रेट चार्ज करना था, बट बाय मिस्टेकली 10% रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या सर? हाँ हो सकता है। तो ये रिस्क है। तो सर इस पे कंट्रोल क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट रेट प्रॉपर से डिफाइन करो। जब आप लोन को डिसबर्स कर रहे हो तो प्रॉपरली इसको डिफाइन कर दो। नेक्स्ट, बैंक का इनकम क्या होता है? लोन से इनकम प्लस ऑल्सो बैंक चार्जेस। बैंक आपको बैंक चार्जेस भी तो लगाता है, प्लस बैंक आपसे कमीशन भी चार्ज करता है जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी ले जाते हो। तो ये जो चार्जेस है ये बैंक का इनकम का सोर्स है। तो बैंक ये बैंक चार्जेस ठीक से नहीं लगाएगा, ये रिस्क है। तो सर इस पे कंट्रोल क्या लगाएंगे? कंट्रोल कैसे लगाओगे? तो बेसिकली क्या कंट्रोल लगा दो आप कि जब कभी भी कोई कस्टमर अपना बैंक अकाउंट बंद करना चाहता है बैंक से, तो वो सिस्टम पहले कैलकुलेट कर ले कि क्या सारे की सारे बैंक चार्जेस सही से अप्लाई हुए हैं और क्या उनका कलेक्शन भी हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो उसका जो बैलेंस है उसमें से पहले बैंक चार्जेस को डिडक्ट करो और बैलेंस पेमेंट फिर कस्टमर को दे दो। ये होता है कंट्रोल। समझ में आ गया? सर और क्या रिस्क हो सकता है? मॉर्गेज डीड्स,
नॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। मॉर्गेज का आप जानते हो ना, मॉर्गेज क्या होता है? गिरवी रखना। जब भी बैंक लोन देता है तो मतलब आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो कोई ना कोई चीज आपको बैंक के साथ गिरवी रखनी ही पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बेसिकली ये मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई प्रॉपरली, ये रिस्क है। तो इस पर कंट्रोल क्या करेंगे? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो फिजिकल फॉर्मेट में हुआ है उसका प्रॉपर स्कैनिंग होके सही मॉड्यूल में उसका अपलोड होना चाहिए। एक और लास्ट एग्जांपल लेंगे एंड देन विल एंड फॉर टुडे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, एनआरई अकाउंट एंड एनआरओ अकाउंट। जो फॉरेन इंडिविजुअल्स होते हैं जो बाहर से अपनी इनकम इंडिया के अकाउंट में जमा करते हैं, वो एक टाइप। और दूसरा टाइप जो फॉरेन के इंडिविजुअल जो है कुछ टाइम के लिए इंडिया में रह रहे हैं, वो नॉन रेसिडेंट है और वो इंडियन में इनकम को अर्न कर रहे हैं और अपने इंडियन बैंक अकाउंट में उसको जमा कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के दो अकाउंट होते हैं, एक को बोलते हैं एनआरई अकाउंट और एक को बोलते हैं एनआरओ अकाउंट। तो ऐसे टाइप के अकाउंट का स्टेटस चेंज होना चाहिए अगर कस्टमर का रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाए। जैसे अगर डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आता है फॉर लेट अस से फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स, 2 मंथ्स मतलब कितने हो गए? 60 डेज। एज पर द रेसिडेंशियल स्टेटस वो इंडिया में अभी कौन है? नॉन रेसिडेंट है। और सपोज से फॉर एग्जांपल उसने इंडिया में कुछ छोटा मोटा बिजनेस किया इन 2 महीनों में और उसमें से जो भी इनकम जनरेट हुई उसने एसबीआई में अकाउंट ओपन करके वहां पे रखा, ठीक है। अब ऐसे वाला जो अकाउंट है हम उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट अकाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट अगर डोनाल्ड ट्रम्प 182 डेज से ज्यादा हो जाता है, मतलब इंडिया में रह जाता है, तो फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है, अब वो रेसिडेंट हो चुका है। तो उसके ये जो 2 टाइप के अकाउंट है, क्या इनका भी स्टेटस चेंज होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, बट ये नहीं होगा, ये रिस्क है। समझ में आया? तो हम इस पे कंट्रोल कैसे रखेंगे? बैंक ने क्या करना चाहिए कि जो भी इसके एनआरई और एनआरओ अकाउंट वाले कस्टमर है उनका टाइमली इंटरवल्स पे उनके रेसिडेंशियल स्टेटस का अपडेशन लेते रहना चाहिए, ताकि इन केस अ कस्टमर का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर चेंज होता है तो उस केस में उसके अकाउंट का स्टेटस भी चेंज कर दिया जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कुछ टाइप के रिस्क एंड कंट्रोल है। आप क्या कर सकते हो, आपको लगाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सारे के सारे जो रिस्क कंट्रोल की मैंने चर्चा करी वो आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिख जाएंगे। दीज आर आवर नोट्स। जो मेरे स्टूडेंट है उनको तो ये नोट्स है ही उनके सामने। अगर आप कोई नया इस वीडियो को देख रहा है तो आपके फैकल्टी ने भी 100% ऐसे नोट्स आपको दिए ही होंगे, तो वहां से आप उसको रेफर कर सकते हो, राइट। सो आज के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 जो रिवीजन का है वो ओवर